विकसित और विकासशील देश में एक फ़र्क होता है। हम देख अमेरिका जैसे देशों में जाओ, वहाँ पे कोई लड़का लड़की बात करता कोई फ़र्क को नहीं पड़े, नॉर्मली बात होती है। अपने यहाँ पर कोई लड़का लड़की बात कर ले भाई, अब उसको सीसीटीवी कैमरे की तरह देखते हैं। फलानिया की छोरी फलानिया के छोरा सा के बात करती। गाँवों के अंदर आज भी आपने देखा होगा, गाँवों के अंदर जो चबूतरा होता है या गाँव का जो मुख्य चौराहा होता है, मुख्य गली का जो नुक्कड़ होता है, वहाँ पर बूढ़ी महिला बैठी रहती है, हमेशा डोकरी बैठी रहती है और डोकरी पूरा सीसीटीवी कैमरा का काम करती है। फलाने के घर में कौन आया, फलाने के घर में कौन गया, हाँ भाई ओ अनोखो छोरो कटवायो, यहाँ पहला कदी इन छोरा देखियो को नहीं। फिर वो पूछेगी भाई कटवायो तू कहीं आयो। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसा आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। जैसे पशुपालन ब भाग की बात कर रहे हैं, क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ, आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी कृत्रिम गर्भाधान की रहेगी। कृत्रिम गर्भाधान की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से क्वेश्चन आने वाले हैं 100%। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग भी थी कि सर हमें कृत्रिम गर्भाधान है, पशु औषधि है, पशु रोग हैं, ऐसे टॉपिक भी करवाए। तो आज से ये टॉपिक आपके शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। पहली बात कह रहा हूँ कि साथ में नोटबुक लेकर बैठे, नोट्स साथ में बना लेना। कभी ये मत सोचना कि पहला वीडियो देख लूँ फिर बाद में नोट्स बना लूँ, ऐसा कतई नहीं होता है। आप साथ में बनाएं। आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी कृत्रिम गर्भाधान की क्लास रहेगी, ठीक है ना। चलो, इससे पहले जो हमारी जो क्लास हुई थी वो हुई थी आपके चमड़ा उद्योग, हड्डियों का उद्योग, यानी कि हड्डियों का उपयोग क्या होता है, चमड़े का उपयोग क्या होता है। आज यहाँ जो क्लास में अपन पढ़ेंगे वो होगा गर्भाधान, ठीक है ना। अगर सोचो भगवान ने अगर ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं बढ़ी, गर्भधारण ही नहीं होता, तो गर्भाधान क्यों किया जाता है। और जब गर्भाधान प्रकृति के थ्रू हो रहा है तो हमें कहाँ कृत्रिम करने की आवश्यकता हुई, बताओ भाई। अगर ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ऑनलाइन सारथी अपना नाम है टेलीग्राम का, इसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है ना। इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसकी भी पीडीएफ मिलने वाली है और पिछली क्लासों की बहुत सी पीडीएफ डाल रखी है। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है राजस्थान पशु परीक्षर एमसीक्यू। विशेष रूप से राजस्थान पशु परीक्षर विद्यार्थियों के लिए बना रखा है। इसमें आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए हमने कौन सा चैनल बनाया भाई, एमसीक्यू वाला। इसके अंदर डेली आपको प्रश्नोत्तरी मिलती है, कंटिन्यू आपको प्रश्नोत्तरी मिलती है। तो आप हमारा ये वाला टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता है। ये कहाँ मिलेगा, या तो नाम से सर्च कर लो, फिर भी नहीं मिले तो हमारे पुराने वाले चैनल में इसका लिंक डाल रखा है, ऑनलाइन सारथी नाम से सर्च कर लो। अब हम बात करें भाई, जब प्रकृति के द्वारा अगर कोई भी प्रजनन क्रिया होती है, प्रकृति के द्वारा जब कोई भी प्रजनन क्रिया हो सकती है तो कृत्रिम की कहाँ आवश्यकता पड़ी। जो प्रकृति द्वारा होती है कोई भी चीज, प्रकृति में प्रजनन, अगर प्रकृति में जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो सबसे बेस्ट क्रिया होती है। प्रजनन क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझ लो, प्रजनन क्यों किया जाता है। पशु एक ऐसा प्राणी है जिसमें जो प्रजनन करते हैं वो केवल वंशवृद्धि के लिए करता है। एक मनुष्य ही सबसे खराब प्राणी है, ठीक है ना। अगर जैसे सोचो, अगर प्रजनन मनुष्य दई पशु करता तो क्या हो जाता। तो भगवान ने सही सोच समझ के ये चीज बनाई है, ठीक है ना। यानी कि मनुष्य के अलावा जो जितने भी जानवर है वो बड़े समझदार आदमी है। वो प्रजनन का प्रयोग, वो केवल प्रजनन का प्रयोग या फिर संभोग का प्रयोग होता है, वो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए करता है। वो अपनी वंश की वृद्धि के लिए करता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करता है, ठीक है ना। आज हम लोग पता नहीं क्यों ये चीजें कर रहे हैं। विकसित और विकासशील देश में एक फर्क होता है। हम देख अमेरिका जैसे देशों में जाओ,
वहां पे कोई लड़का लड़की बात करता कोई फर्क को नहीं पड़े, नॉर्मली बात होती है। अपने यहाँ पर कोई लड़का लड़की बात कर ले, भाई साहब उसको सीसीटीवी कैमरे की तरह देखते हैं। फलानिया की छोरी फलानिया के छोरा सा के बात करती। गांवों के अंदर आज भी आपने देखा होगा, गांवों के अंदर जो चबूतरा होता है या गांव का जो मुख्य चौराहा होता है, मुख्य गली का जो नुक्कड़ होता है, वहां पर बूढ़ी महिला बैठी रहती है, हमेशा डोकरी बैठी रहती है, और डोकरी पूरा सीसीटीवी कैमरा का काम करती है। फलाने के घर में कौन आया, फलाने के घर में कौन गया, हाँ भाई ओ अनोखो छोरो कटवायो, यहाँ पहला कदी इन छोरा ने देखियो को नहीं। फिर वो पूछेगी भाई कठु आयो तू कहीं आयो, ठीक है ना। अमेरिका जैसे देशों में जाओ कोई मतलब नहीं कौन आया कौन नहीं आया, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वहाँ बात होती है, नॉर्मली बात होती है, ठीक है। अपने यहाँ पर तो हम क्या बताएं आपको, कोई स्माइल दे दियो तो 2 दिन तो नींद भी नहीं आए। ओ भाई साहब स्माइल दी तो दी क्यों, और वो भी दी तो मुझे क्यों दी। अब वो सोचेगा स्माइल देने वाली कौन थी, उसका घर कहाँ होगा, कौन से गांव से आती होगी वो, मुझे उसके नंबर कैसे मिलेंगे। ए भाई इतना दिमाग पढ़ाई में लगा ले, यहाँ बता ले भाई प्रजनन कैसे होता है, कृत्रिम गर्भधान होता है तो क्यों होता है, अगर हो भी रहा है तो कैसे होता है। ऐसे दिमाग लगा लियो तो था राजस्थान टॉप कर लियो, पर नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो पढ़ाई को मोहब्बत की तरह करो, दिल से चाहकर करो, खुश होकर करो, मजा आएगा। तो पढ़ाई को हमेशा मोहब्बत की तरह करो, ठीक है ना। और जब तक समझ में नहीं आवे कि वो क्यों आपको स्माइल दी, स्माइल देने के बहुत से तरीके, कोई भी दे दियो स्माइल तो फिर भी ना, ठीक है ना। तो एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जन्नांग से प्रेम करता है। इसको इज्जत भी देता है और इसको इज्जत भी नहीं देता है। हाँ एक ऐसे ही मनुष्य प्राणी, पता नहीं भाई कहीं था, आम थे मनुष्य। हमारे यहां पर कोई भी गाली बकेगा आदमी तो जन्नांग को टारगेट करके बकेगा, क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, आप समझे इस बात को, ठीक है ना। अगर आपने मनुष्य जन्म में आए हैं और अगर आपको ये धरती पर कोई, अगर आपको धरती पर किसी ने जन्म दिया है, अगर आप धरती पर कुछ देख रहे हैं, तो इसमें मुख्य योगदान किसका है, जन्नांग का। जन्नांग होते ही नहीं तो तुम जन्म ही नहीं लेते हो, हैं। फिर भी ज्यादा टारगेट किया जाता है किसको, जन्नांग को। पशुओं में ये चीजें नहीं होते हैं। पशु प्रजनन करने का 3 ही कारण है, संतान उत्पत्ति कर दो, वंशवृद्धि कर दो, पीढ़ी दर पीढ़ी कर दो। पर हमने कहा नहीं, इसमें सुधार हो, इसमें कहे हो सुधार होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हमने कहा इसमें सुधार हो, तो हमने कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है किसी अच्छे नर पशु का जो वीर्य होता है उसको लेकर कोई भी मादा पशु के जन्नांग के अंदर उसको छोड़ना, यही कृत्रिम गर्भधान होता है। और यह कृत्रिम गर्भधान हम अच्छी नस्ल उत्पादन के लिए किया जाता है, नस्लों के उत्पादन, या फिर उसके दूध क्षमता बढ़ाने के लिए, मांस की क्षमता बढ़ाने के लिए, या उसमें उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रजनन करना एक प्रकृति की नॉर्मल बात है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हम देखो थे कोई गाय भैंस सुअर कुत्ता घोड़ा गधा कोई भी थे, प्रजनन करो, समाज में कोई बदनामी को नहीं हुए। जे थे करो तो बदनामी हुए। समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने केवल जनन अंगों का प्रयोग इन कामों में ही किया है, संतान उत्पत्ति, वंशवृद्धि, पीढ़ी दर पीढ़ी। हम देखो प्रजनन होता क्या है तो समझे अपन। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं, ऑनलाइन सारथी को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने किसी ने पहली बार ज्वाइन किया है या थमो भी कोई लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल ने पहला थे फॉलो करो। उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा, और उसके बाद हमने ऑनलाइन सारथी ऐप बना दिया है, ऑनलाइन सारथी ऐप। इस ऐप की क्या विशेषता है,
इस ऐप की ये विशेषता है कि इसको अंदर एक तो आपको पीडीएफ डाल रखी है प्रत्येक क्लास की व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। उसके बाद हमने 10 मॉडल पेपर इसमें डाले हैं, 10 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, एकदम फ्री डाल रखे हैं, एकदम क्या डाल रखे हैं, फ्री डाल रखे हैं। 10 मॉडल पेपर, कितने मॉडल पेपर डाल रखे, 10 मॉडल पेपर एकदम फ्री डाल रखे हैं। इसमें से 2 मॉडल पेपर हमारे हो गए हैं आज इवनिंग के अंदर, संडे के दिन बता रखा था, तो आज इवनिंग में आपके एक पेपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं और एक आज आ जाएगा। तो आप नाइट के अंदर मॉडल पेपर जरूर दीजिएगा। आज शाम 7 बजे लाइव क्लास होने वाली है अपनी, राजस्थान कला संस्कृति का पूरा निचोड़ लेकर आ रहा हूँ। कक्षा 7 बजे से शुरू करेंगे, बाकी के तो भाई तुम लोगों की बैठने की जितनी औकात होगी, तुम लोग कितना मुझे पढ़ सकते हो, कितना मुझे सुन सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। पर 7 बजे शुरू कर दूंगा मैं, तो बहुत बढ़िया और मज़ेदार क्लास रहने वाली है भाई राजस्थान जी के थे। 7 बजे देखना जरूर भूल जाओ। आज शाम रही है, रविवार है, आज आदित्यवार है, और आदित्यवार के शाम को अपन बोल रखा है, कमेंट कर रखा है, तो आज आ जाए वाला शाम, ठीक है। चलो भाई, अब हम प्रजनन की बात करें तो सबसे पहले देखो, नोट्स साथ साथ में बना लेना है आपको, मैं बोल के भी लिखवा दूंगा, साथ साथ में नोट्स बनाओ। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनियो, साथ में नोट्स बनाइयो, अपने रजिस्टर लेके बैठ जाओ, बाएं ऊंची करके एकदम, हाथ में पेन लेकर, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जो भी है आपके पास। सबसे पहले समझो प्रजनन क्या होता है। प्रजनन जीवधारियों की एक प्रमुख विशेषता है। प्रजनन जीवधारियों की एक प्रमुख क्या है भाई, विशेषता है। जिसमें जीव हैं उसमें प्रजनन तय है। प्रजनन अंग अलग अलग हो सकते हैं, प्रजनन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रजनन होना तय है। अगर प्रजनन होगा नहीं तो उस वंशवृद्धि खत्म हो जाएगी, तो अगली वंशवृद्धि कैसे होगी। तो देखिए, प्रजनन जीवधारियों की एक प्रमुख विशेषता है। प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न की जाती है, सेम अपन जैसी संतान उत्पन्न की जाती है। पर थे मनुष्य लोग एक एड़ा हो, या सब चेंज कर दियो। कट्ठे जरूरत पड़ी गोड़ी ने गदा खन ले जाना रही, खच्चर पैदा कर दियो। अब बताओ, ना तो वो गधा में है नहीं घोड़े में, जैसे याक और गाय का क्रॉसिंग हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये परिवर्तन किया, प्रकृति ने कोई परिवर्तन नहीं किया, प्रकृति ने कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, हम लोगों ने किया। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता भाई, प्रजनन किया जाता है, ठीक है ना। प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखो भाई, प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि कोई भी प्रजनन कर रहे हैं तो क्या कारण है। पहला, जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना। आप लोग आज क्या कमावा है, लोग तैयारी क्यों करो, पहली बात, हम लोग तैयारी करना रो पहला उद्देश्य है। नहीं, मैं तो यही मानता हूं, मनुष्य जन्म मिला है तो 3 सुख आपको मिलने चाहिए। अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो 3 सुख मिलने चाहिए। अगर ये 3 सुख आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर काहे का मनुष्य जन्म है। अगर आप पशुओं की तरह इस दुनिया में काम कर रहे हो, आपके सोने का टाइम फिक्स नहीं है, आपके उठने का टाइम फिक्स नहीं है, आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर काहे का मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म मिला तो 3 सुख मिलने चाहिए। पहला सुख, जो कहते थे ना ऐसे साधु पंडित कहते, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया ना, 3 सुख मिलने चाहिए जो अपने हिसाब से। अगर मनुष्य जन्म मिला तो सबसे पहला आपके पास ढंग की नौकरी होनी चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो पहला सुख आपके पास क्या होनी चाहिए, ढंग की नौकरी होनी चाहिए। दूसरा, अगर मनुष्य सुख मिला है तो अगर आपके पास ढंग की नौकरी पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास ढंग की छोकरी। छोकरी का मतलब अर्धांगनी, आपके जो होने वाली पत्नी है वो अच्छी होनी चाहिए। थे कलेक्टर बनियोड़ा रहो पर घर में पत्नी थाने लारे सही नहीं आवे तो घर में किचकिच होवे तो बात कलेक्टरीगिरी भी काम की को नहीं आवे। तो पहला सुख ढंग की नौकरी होना चाहिए, दूसरा आपके पास ढंग की छोकरी होनी चाहिए यानी कि आपकी पत्नी अर्धांगनी, और तीसरा सुख संतान सुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतान सुख। ये तीनों सुख मिलगा तो थे मनुष्य जन्म में सही पोजीशन में हो। और थे पहला सुख रे प्रयास में भाग रिया हो ताकि ढंग की नौकरी मिले तो आगे का प्रोसेस होगा,
तो तुम लोग किस लिए थे नौकरी क्या लेवो कि भाई काल ने मैं नौकरी लेवा तो माणी कोई देखण ना आवे, माणी कोई सगाई करे, माणी कोई छोरी देवे, मैं भी ब्याह होए, माने भी लोग गांव में कहवे पावना या कितनी शर्म आ जाती है। माने भी कोई कहवे मैं कह भाई पावना या, काल ने माँ के भी कोई टाबर होवे, टाबर माने भी कहवे पापा या, आया बात समझ में। तो हम इसलिए तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखे जाति को। हम चाहते हैं कि हमारी भी संतान हो, हमारा भी कुल आगे बढ़े। आई बात समझ में। नंजे थान कुल नहीं बढ़ाना है तो पशु परिचय छोड़ और ते साधु संत बनो, हरिद्वार जाओ, 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा। दूसरा इसका उद्देश्य है ये युवा, वयस्क एवं वर्दों की जनसंख्या को संतुलन में बनाए रखता है। जब प्रजनन होगा तो युवा भी मिलेगा आपको, वयस्क भी मिलेगा और वर्द भी मिलेगा। अगर अपना दादा परदादा प्रजनन करना छोड़ देता तो अपन लोग धरती पे आता के प्रजनन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, युवा पीढ़ी और बुजुर्ग लोगों के बीच में एक संतुलन बना रहेगा। नहीं तो या तो देश है बुजुर्गों का हो जाएगा या देश पूरा युवाओं का हो जाएगा। अभी भारत तो युवाओं का देश है। भारत किसका देश है भाई, युवाओं का देश है, ठीक है ना। चलो, तो प्रजनन के तीसरा उद्देश्य, प्रजनन में जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। प्रजनन से जीवों में क्या आती है, विभिन्नताएं। ए विभिन्नताएं कदा वाला, तो देखें ये विभिन्नताएं आती है मैं मनुष्य की बात करता हूं। मनुष्य की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको शादी है वो कम से कम दूसरे देश में करनी चाहिए। शादी तो करो कम से कम दूसरा देश में करो। दूसरा देश में पॉसिबल नहीं रहे तो कम से कम दूसरे राज्य में करो। दूसरे राज्य में, नोट्स को नहीं बनाना भाई, क्यों लिख रहा है इसको, समझा रहा हूं। पहले तुम शादी कर रहे हो तो कम से कम दूसरे देश में करो। दूसरे देश में पॉसिबल नहीं हो तो दूसरे राज्य में करो। दूसरे राज्य में पॉसिबल नहीं है तो कम से कम जिला चेंज होना चाहिए आपका। शादी कर तो बारात जाए दूसरे जिले में जाए। जिलों भी थाने पॉसिबल नहीं है तो कम से कम दूसरे गांव में होनी चाहिए। पढ़ते बेशर्मा, अगर गांव भी चेंज को नहीं कर सको तो कम से कम दूसरे मोहल्ले में होनी चाहिए, दूसरी गली में होनी चाहिए। खुद की गली में तो होनी नहीं चाहिए। इससे क्या मतलब है, इन्हें मतलब है कि देखो प्रजनन में जीवों में विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताएं कैसा है कि कभी भी तुम्हारे एक गोत्र में शादी होती है क्या, बताओ तुम्हारे एक गोत्र में शादी होती है क्या। मान ले कोई गोत्र है, जैसे कोई भाटी गोत्र में, हम बताओ छोरो भाटियारो है और छोरी भी भाटियारी है, तो बताओ शादी होगी क्या। भाटी भाटी में आपकी शादी होगी क्या, ये दोनों तो भाई बहन हो गए। यहाँ था कि मम्मी और पापा की गोत्र समान नहीं है। जब मम्मी पापा की गोत्र समान होती तो दोनों भाई बहन हो जाते। समझ में आ गया। तो दोनों की क्या है, गोत्र अलग अलग है। अलग अलग गोत्र होगी तो विभिन्नताएं आएगी। तो इस समाज के अंदर विभिन्नता लाने के लिए आप कम से कम अलग अलग गोत्र में शादी करें, ये सरकार भी कहती है, ठीक है ना। तो कम से कम अलग देश में शादी करें। हाँ, थे अफ्रीका में शादी करो, जापान में करो, चाइना में करो। सीमा हैदर, हाँ तो भाई सीमा हैदर है तो बात तो कोई काम की कोई नहीं बात। तो 3-4 गोलड ने साथ ले आई, कहीं करा भी नो। जनसंख्या बड़ी बड़ी हुई नहीं तो ऑलरेडी 3-4 गोलड सागे ले आई, ठीक है ना। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया। तो अगर विभिन्नताएं लानी है आपको, क्या लानी है, विभिन्नताएं, तो कम से कम इन बातों का जरूर ध्यान रखें। एक बार इससे पहले ये लिख लो, हेडिंग डालो प्रजनन, हेडिंग डालो सभी प्रजनन, लिखो प्रजनन जीवधारियों की प्रमुख विशेषता है। पहले इसकी परिभाषा लिखो, प्रजनन जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रजनन जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आप भी साथ में नोट्स बना लो भी। प्रजनन है वो जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें
प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न की जाती है। जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न की जाती है। हेडिंग डालो, प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य। हेडिंग डालो, प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य। प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या? 3 पॉइंट लिखना है। पहला लिखो, जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना। जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना। दूसरा लिखो, ये युवा, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखती हैं। यह युवा, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है ना? अब तो धीरे धीरे देखो भाई, बुजुर्ग लोग बहुत कम हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई दादा है, दादी जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। आने वाले जमाने के अंदर लोग भूल जाएंगे, क्योंकि आदमी की मृत्यु होने के लग गई। 50-60 साल की उम्र में मृत्यु हो रही है। दादा बने तब तक तो दादाजी स्वर्ग लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, हमारा सारे केमिकल चीजें आने लग गई। करे तो करे क्या? ये वो पीढ़ी अभी खुश नसीब हैं जिनके दादा दादी, नाना नानी देखने को मिल रहा है। आने वाली जनरेशन को नसीब नहीं होगा। ये मैं बात सही कह रहा हूं, देख लेना। दूसरा लिखो, प्रजनन में। तीसरा लिखो, प्रजनन में जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। प्रजनन में जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। प्रजनन में जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। अगला पॉइंट देखो, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। जीवों के जो प्रजनन में जिस अंगों का प्रयोग किया जाता है, उन अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन अंग कहते हैं। ठीक है ना? तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग, एक जीव होता है, उसके सभी प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। सभी जो सम्मिलित अंग हो जाते हैं प्रजनन के, उन सब को फिर क्या कहेंगे? प्रजनन तंत्र। तो देखे भाई, सबसे पहले प्रजनन हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वंशवृद्धि करनी है। और जब हम प्रजनन करने के लिए हम सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? प्रजनन अंगों का। और जो हमारे शरीर हैं, हमारे शरीर में जितने भी जो प्रजनन अंग हैं, वो मिलकर क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र कहलाएगा। वो मिलकर क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र। तो भाई सबसे पहले ध्यान रख लेना, प्रजनन कैसे किया जाता है। तो प्रजनन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रजनन अंग की आवश्यकता है। और प्रजनन अंग के समूह को ही प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन अंग के समूह को ही अपन को क्या कहा जाता है? प्रजनन तंत्र कहा जाता है। ओके, तो ये लिख लिया। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं, तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है? अब प्रजनन अंग के हुए तो देखो, प्रजनन अंग अभी वैसे अपन पढ़ेंगे, जैसे बेल्म हो गया, वर्षण हो गया, अधिवर्षण हो गया, शिशन हो गया, मादा की बात करें तो अंडाशय हो गया, डिम वाइनिया हो गई। बहुत से ऐसे भाग आएंगे जो अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो उन सब को मिलाकर क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र कहलाएगा। ओके, चलो भाई, हाँ तो छापो जल्दी। ये डायग्राम भी बनाना ताकि आपको साथ में समझ में आ जाए। ये डायग्राम भी बनाना है ना। तो ये हो गया प्रजनन अंग, और इससे हो गया प्रजनन तंत्र। ठीक है ना? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपके सामने रहेगा कि प्रजनन की विधियां। पशुओं में प्रजनन की विधियां, पशुओं में प्रजनन की 2 विधियां होती है। 2 विधियां कौन कौन सी होती है? तो आपके सामने ही दे रखी हैं। वो 2 विधियां होती हैं भाई, एक होती है आपके प्राकृतिक विधि और एक होती है आपके कृत्रिम विधि। पहली हो गई आपके सामने भाई प्राकृतिक विधि। कौन सी हो गई? प्राकृतिक विधि। और दूसरी हो गई आपके सामने कृत्रिम विधि। हेलो,
एक हो गई प्राकृतिक विधि और दूसरी हो गई आपके सामने कृत्रिम विधि। तो एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर क्या होता है, जो प्रकृति के अंदर जो सदियों से प्रकृति में चला आ रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जो वंशवृद्धि की उत्पत्ति के लिए जो प्रकृति में सदियों से चला आ रहा है, ये प्रजनन की सबसे सरल विधि है। कुछ भी करने की जरूरत को नहीं है। पशु अपने आप ही प्रजनन कर लेते हैं। उसको पता चल जाता है कि भाई गाय भैंसा होता है, जैसा कोई जोटा होता है या कोई सांड होता है, कोई मेंढा होता है, तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी गाय मध्यकाल में है, कौन सी भैंस मध्यकाल में है। कोई ऊंट होता है तो ऊंट को पता चल जाता है भाई कौन सी जो ऊंटनी है वो मध्यकाल या मध्य चक्र में चल रही है। थे कहीं सोचो, मनुष्य ही भाव प्रकट कर सकता है क्या? थे लोग इशारा कर सको तो भैंसा को नहीं इशारा कर सकेगी? भैंस भी मध्यकाल में होती है तो जोटे के सामने देख स्मेल देती है, आए हाय। हाँ, ध्यान रखो, इसमें भी कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। अभी बताऊंगा जैसे प्रजनन के क्या लक्षण हैं, प्रजनन के लाभ क्या हैं, प्रजनन के लक्षण क्या हैं, प्रजनन करने के बाद जांच कैसे की जाए, एक भैंस अगर मध्यकाल में तो उसके क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो वो सारी चीजें आएगी अभी इसमें, ठीक है ना, अपन पढ़ेंगे उसको। तो जब भी कोई ऊंट प्रजनन में आता है तो उसके भाव अलग होते हैं, ठीक है ना। वो तावड़ा से एक जीभ बाहर निकालता है और जीभ बाहर निकाल के उसको एक गोल गुम्बद की तरफ बड़ा करता है और होठ नीचे लटका के अलग ही एक प्रकार की एक्टिंग करता है। तो इनमें भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी बताएंगे। तो सरल विधि होती है, प्राकृतिक विधि होती है जो भी प्रजनन की, और एक होती है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि का हम प्रयोग करते हैं जैसे नस्ल सुधार के अंदर, उच्च गुणवत्ता के अंदर। तो ऐसे काम के लिए हम कृत्रिम विधि का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम विधि धीरे धीरे सफलतापूर्वक होने लगी। आज इतनी सफल हो गई कि हर एक डॉक्टर प्रकृति को छोड़कर कृत्रिम गर्भाधान की ओर निकल चुका है। मैं कहता हूं कि अगर आपको करनी है, कोई कहता भाई तो सांचौरी नस्ल का तो बैल जैसे आपको अच्छा लगता है तो सांचौरी नस्ल के बैल को संरक्षण दो, नागौरी नस्ल के बैल को संरक्षण दो, गिर नस्ल के बैल को संरक्षण दो। हमारे पास वाले गांव है, वहां पर गौशाला थी। तो वहां पर क्या कि भाई एक गौशाला थी जो 1400 बीघा के अंदर थी। हम 1400 बीघा के अंदर कोरोना के अंदर उस गौशाला के अंदर संकट आ गया। संकट ये आ गया कि अब भाई कहाँ से करें। तो हम लोगों को बताया किसी ने, तो हम भी गए वहां पर गायों के लिए। तो हमने कहा, फिर सब लोग, किसी ने कहा 2000 दे दो भाई, किसी ने कहा 5100 दिए, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 11,000 दिए, जैसे आपकी इच्छा थी वैसे लोगों ने दे दिया। हमने कोई रसीद कटे नहीं। तो लोगों की नजर हमारे सामने थी, ओ भाई सर ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया, और हमारे गांव में अच्छी रेपुटेशन भी अपनी। तो सब हमारी ओर देख रहे थे, फिर हमने रसीद कटी नहीं। तो बोला भाई कुछ तो देवो। तो मैंने कहा कि मैं अगर 51,000 भी दे दूं, 1,00,000 भी दे दूं, तो तुम कर क्या लोगे उससे? 2 दिन चलेगा, बाद में तो सर के हम करें क्या? मैंने कहा कि इस गौशाला से आमदनी प्राप्त होनी चाहिए। तो बोला कैसे? मैंने कहा तुम्हारे पास कम से कम 1200 से लगभग 1300 गाय है। दूध उत्पादन क्षमता कितनी है तुम्हारी? क्या? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत दूध होता है, वो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उसका काम आ जाता है। मैंने कहा क्यों? कि साहब यहाँ जो गाय है, गौशाला की गाय, उसका तो 1, 1.5, 2 लीटर मुश्किल से दूध होता है, जिसमें भी हमें बछड़े को पिलाना पड़ता है। मैंने कहा पिलाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। फिर हमने गिर नस्ल के नंदी लेकर आए, 2 नंदी लेकर आए हम गिर नस्ल के, और उस गौशाला के अंदर छोड़ दिया। और मैंने कहा जो इस गौशाला के जो देसी नंदी हैं उसको एक अलग से बाड़ा बनाई जाए, उसको अलग डाले जाए। कोई भी गाय जब मध्यकाल में आएगी, मध्य चक्र में आएगी, तो वो गिर नंदी के पास जानी चाहिए। धीरे धीरे वहां की देसी गायें थी, वो देसी गिर नस्ल से क्रॉस होने लगी और रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट आने ऐसे लगा कि उस गौशाला के अंदर धीरे धीरे अब आज यकीन माने आप, उसके मिश्रण से कम ज़्यादा नहीं तो 100, 150 ऐसी गाय तैयार होने लग गई है। हम वो धीरे धीरे दुग्ध क्षमता उत्पादन करेगी। अब बताओ जी गौशाला रे में अगर डेली को 10 लीटर दूध को नहीं हो, तो आज भी गौशाला रे में डेली को 1000 लीटर दूध होवे। 1000 लीटर और दूध का भाव चले 50 रुपयों।
हम देख लेते हैं। अब बताओ, हो गई आमदनी? हम किसके सामने मांगने की जरूरत है? तो सुधार करने के लिए, नस्लों को सुधार करने के लिए कृत्रिम विधि। अब कृत्रिम विधि में तो हर बार डॉक्टर को बुलाना पड़ता, ले भाई आ रे भाई सुई दे मर गाय के, हैं? हम बताओ, जब हमने नंदी लाके छोड़ दिया, गौशाला में पॉसिबल है, डेयरी फार्म हाउस वाले कभी भी कृत्रिम गर्भधान नहीं करवाते, वो खुद अपना नंदी रखते हैं, सांड रखते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या कह दिया ऐसे, तो कृत्रिम गर्भधान की तरह ही वो काम किया है, पर वो प्रकृति के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ? प्रकृति के थ्रू हुआ, ध्यान रखना आपको। हम सबसे पहले प्रकृति विधि की बात करें तो प्रजनन की दो विधियां होती है, एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। लो भाई, प्राकृतिक विधि की बात करें, प्राकृतिक विधि में देखो भाई, पशु प्रजनन का सबसे सरल तरीका, अभी जैसे मैंने बताया ना, सबसे सरल तरीका होता है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। लो भाई, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जिसमें जीवों के यौनावस्था के समय नर जीव एवं मादा जीव के आपस में संभोग करने की विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं। कोई भी गाय भैंस से अगर आपस में संभोग कर रही है तो वो क्या है? प्रजनन ही है। अब मध्यकाल के अंदर क्या होता है, गाय भी अपने लक्षण प्रकट करती है, भैंस भी अपने लक्षण प्रकट करेगी, वो रंबाना शुरू कर देगी। अब वो रंबाना शुरू करेगी, आसपास के सांड हैं वो चौकने हो जाते हैं, फिर वो जैसे ही उसको बाड़े से बाहर निकालेंगे वो सवई चाल के अंदर भागेगी और भाग के अपने किसी भी मनपसंद सांड के पास चली जाएगी। और जो जीव और मादा दोनों मिलकर जो संभोग करेंगे वही प्रजनन है, जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। ये विधि जीवों के अंदर चेतना तथा हार्मोन से नियंत्रण करने के अनुसार होती है। जे कोई गाय के अंदर, कोई भैंस के अंदर हार्मोन्स बराबर होंगे तभी तो उसका प्रजनन होगा। कोई कहे कि भाई फलाने के छोरो को नहीं हो, फलानिया के कोई संतान को नहीं हुई। अरे संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें हार्मोन्स बिगड़े हुए, या तो मादा में बिगड़े हुए या फिर नर में, या तो आदमी में की कमी है या फिर लुगाई में, तभी तो उसका वंशवृद्धि नहीं हो रहा है। अगर हार्मोन्स नियंत्रण है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कोई जड़ी बूटी घोल के थोड़ी पिलाएगा, वो हार्मोन्स नियंत्रण करने की कुछ दवाइयां देगा और उसके बाद उसका वंशवृद्धि हो जाएगा। तो ये जो होता है चेतना तथा हार्मोन्स नियंत्रण करने के अनुसार होती है। इस विधि के द्वारा सभी श्रेणी के पशु प्रजनन करते हैं। प्रकृति के द्वारा मनुष्य के अंदर नहीं, इस धरती पर जिस प्राणी के अंदर जीव है, जो जीवधारी है, वो प्रकृति के द्वारा प्रजनन करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, ठीक है ना? कृत्रिम तो हम लेकर आए, अगर कृत्रिम गर्भधान हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पर प्रकृति होनी जरूरी है, ध्यान रख लियो, ठीक है? तो हेडिंग डालो प्राकृतिक विधि और इसमें लिखना शुरू करो। प्रजनन का सबसे सरल जो तरीका है, प्रजनन का प्रजनन का सबसे सरल तरीका प्रकृति द्वारा बनाया गया, जिसमें जीवों के यौनावस्था के समय, जिसमें जीवों के यौनावस्था के समय नर जीव एवं मादा जीव के के आपस में संभोग करने की विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ी में ऐसी कहावत होती भाई कि सांस अटक जाना, इसका मतलब कोई याद कर रहा है। बताओ भाई कौन याद करे था? ये विधि जीवों के अंदर चेतना तथा हार्मोन से नियंत्रण करने के अनुसार होती है। और अगला पॉइंट लिखो, इस विधि के द्वारा सभी श्रेणी के पशु प्रजनन करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी श्रेणी के पशु प्रजनन करते हैं। हम अगली बात करा हम कृत्रिम विधि द्वारा। अब बताओ, मैं था कि सीधे आएंगे तो लो भाई कृत्रिम गर्भधान ऐसे किया जाता है। एक शीशी बनाता, उसके अंदर कहता है इसमें नर पशु का वीर्य लिया जाता है, फिर इसको 96 डिग्री पर नाइट्रोजन तरल पदार्थ में रखा जाता है। फिर इसको जब भी गाय मध्यकाल या भैंस मध्यकाल मध्य चक्र में आती है, उस समय उसको बाहर निकालकर 37 डिग्री के पानी, तापमान के पानी में डालकर उसको हिमकृत वीर्य को वापस बाहर निकाला जाता है और फिर ऐसे किया जाता है। तो क्या समझ में आता?
कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, थ्योरी की जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना जरूरी है। कृत्रिम विधि द्वारा गर्भदान, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके, किसका? नर पशु का, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा ऋतु काल में आने पर, ध्यान रख लियो रे पशु परिचरो, पहली बात तो तुम ध्यान रख लेना, गलती से तुम लग गए तो पहले थोड़ी स्टडी करना, ऐसे नहीं फील्ड में चले जाओ, ताकि वो मालूम होना चाहिए कि गाय भैंस है या बकरी भेड़ जो भी है वो ऋतु काल में है या नहीं है, वो हिट में है या नहीं है, अपने देसी भाषा में वो पाड़े में आई हुई है या नहीं है। काफ़ी भैंसें ऐसी होती है जो पाड़े में आती है, हिट में आती हैं या ऋतु काल में आती है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो खामोश ही रहती है, कुछ तो बोलती है कुछ खामोश रहती है, ऐसे पता ही नहीं चलता। ताकि वो बेरो होना जरूरी है कि वो हिट काल में है कि नहीं है। या गोनी के लो फलाण जी लो भैंसन बादो थे मैं अमार गर्भवती करूँ, सुन लियो, अगर वो कब सक्सेस होगा? जब वो हिट काल में होगी या फिर वो ऋतु काल में आने पर। तो देखो, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा में ऋतु काल में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा के जनन अंग में पहुंचाना कृत्रिम गर्भदान कहलाता है। आई बात समझ में? की को नहीं कर रहा हूं, अभी एक डायग्राम बना रखा है मेरा खुद का, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे समझ में आएगा। नर वीर्य है, बिन लियो बिन हिमकृत करियो, जमाव रियो विनो, जमाव रेन क्या करियो एक पिचकारी बरी, और पिचकारी बढ़ने के बाद जब गाय भैंस बकरी भेड़ जब ऋतु काल में आती हैं तो उसके जननांग होते हैं, जनन अंग में पहुंचाना होता है, तो वो कृत्रिम गर्भदान कहलाता है। इससे उसका गर्भधारण हो जाता है। कृत्रिम गर्भदान यंत्र के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम गर्भदान है वो किसके द्वारा किया जाता है? यंत्र के द्वारा, और यंत्र का नाम है पिचकारी। कौन सी कारी? पिचकारी। कौन सी कारी भाई? पिचकारी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो छाप लियो, कृत्रिम विधि द्वारा गर्भदान, हेडिंग डालो। नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा में ऋतु काल में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा के जनन अंग में पहुंचाना कृत्रिम गर्भदान कहलाता है। कृत्रिम गर्भदान कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि कृत्रिम गर्भदान यंत्र के द्वारा किया जाता है। कोष्टक के अंदर यंत्र लिख लेना आपको, पिचकारी। कृत्रिम गर्भदान है वो यंत्र के द्वारा किया जाता है, और यंत्र कौन सा हो जाएगा? पिचकारी। ओके, यंत्र कौन सा हो जाएगा आपके? पिचकारी। छाप लिया, नोट कर लिया सबने? चलो, अगला जो आपके सामने रहेगा वो ये चीज, ये डायग्राम है भी पूरा। ये डायग्राम समझ लो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक जो परखनली ली थी उसके अंदर नर पशु का वीर्य, कौन से पशु का? नर पशु का वीर्य जो उच्च गुणवत्ता का हो, उच्च क्वालिटी का हो और अच्छी नस्ल का हो। कैसी नस्ल का? अच्छी नस्ल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छी नस्ल के नर पशु का क्या लेना है आपको? वीर्य लेकर, ये इसके अंदर आपने ये डाल दिया, ये वीर्य डाल दिया। क्या डाल दिया? वीर्य लेकर उसका संग्रह किया जाता है। उस वीर्य का क्या करेंगे अपन? संग्रह करेंगे। और संग्रह भी कैसे करेंगे? वो संग्रह करेंगे अपन 196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन पर। 196 डिग्री तरल नाइट्रोजन पर उसको अपन संग्रह करेंगे। संग्रहण करने के बाद वो हिमकृत हो जाएगा, उसमें क्या आएगा? जमाव आएगा। उसमें क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ा गाढ़ा पड़ जाएगा। आई बात समझ में? जमाव होना, हिमकृत होना का मतलब जमना। क्या होना? जमना। तो देखो, पहले हमने अच्छी नस्ल के नर पशु का वीर्य लिया, फिर उसको 196 तरल नाइट्रोजन के अंदर रखा था। अब संग्रहण के बाद उसको हमने हिमकृत किया, और हिमकृत से हमने क्या किया? कृत्रिम विधि का प्रयोग।
हमने अब क्या किया, कृत्रिम विधि का प्रयोग किया। और कृत्रिम विधि के प्रयोग में हमने कौन से यंत्र का प्रयोग किया था, हमने पिचकारी यंत्र का प्रयोग किया था। इस प्रकार की एक सुई आती है, इस प्रकार की एक पिचकारी आती है, जो मैंने कहा ना कि मैं आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स बना रहा हूं, वो यही है। इस प्रकार से बिल्कुल सरल माध्यम से आपको बता रखा है। सारे मैं खुद बैठ के लिख रहा हूं और कंप्लीट लिखने के बाद आप तक पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है ना। प्रिंटेड नोट्स तो आपको दे रखे हैं। प्रिंटेड नोट्स के अलावा ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो सबके लिए निकालूंगा मैं, तुम्हें भी दूंगा, अपने ऑनलाइन परिवार में जो पढ़ रहे हैं उनको भी देंगे, ठीक है ना। तो वो उसमें ऐसे सेम डायग्राम आपको बिल्कुल हैंड रिटन के अंदर मिलेंगे। यंत्र ऐसा होता है पिचकारी, ये लॉकिंग रिंग होती है, यहाँ से लॉक हो जाता है। इस पिचकारी को भरकर जो सीमन होता है वो इसके अंदर रखा जाता है, जो वीर्य होता है ना वो यहाँ पर होता है, और उसको फिर क्या करता है, इस पिचकारी के द्वारा मादा पशु के जननांग में प्रवेश किया जाता है। और जैसे ही मादा पशु के जननांग में प्रवेश होता है तो वही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान। तो पूरा कृत्रिम गर्भाधान होने की प्रोसेस में ही ये है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अच्छी नर नस्ल होता है उसका वीर्य लेना है, 196 डिग्री तरल नाइट्रोजन पर उसको संग्रहण करना है, फिर उसको हिमकृत करके जमाव करना है। फिर जब भी कोई गाय भैंस ऋतुकाल में आए तो उसको क्या करना, कृत्रिम विधि के प्रयोग यानी कि यंत्र पिचकारी के माध्यम से मादा के पशु के जननांग के अंदर वो पिचकारी से आपको वो वीर्य डालना है, और उससे वो क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। इससे ये कृत्रिम गर्भधान आपका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, अभी तक हमने नॉर्मली चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है, देखे भाई प्रजनन क्या होता है, समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है, प्रजनन क्यों किया जाता है। तो प्रजनन के 3-4 उद्देश्य बताए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बनाए रखना, वयस्क युवा और जनसंख्या वर्दों में जनसंख्या में नियंत्रण करना, प्रजनन में जीवों में जो विभिन्नताएं आती है इसलिए प्रजनन होता है। उसके बाद ये मनुष्य का एग्जाम्पल दिया था, आपको समझ में आ गया। ए डायग्राम थे, याद रख लीजिए। सबसे पहले प्रजनन, प्रजनन करने के लिए प्रजनन अंगों का प्रयोग होगा, और प्रजनन अंग के समूह को प्रजनन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रजनन 2 विधियों से किया जाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधि जो सरल तरीका है हमने बताया किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। नर जीव और मादा जीव के आपस में संभोग करने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक विधि है। इसके बाद हमने पढ़ा था कृत्रिम विधि में नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा जब ऋतुकाल में आती हैं उस समय पिचकारी के माध्यम के अंदर जननांग में जो पहुंचाना की जो क्रिया है वो कृत्रिम गर्भधान कहलाती है। कृत्रिम गर्भधान यंत्र के द्वारा किया जाता है, और यंत्र का नाम है कार्यकारी पिचकारी। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि कृत्रिम गर्भधान है वो किया कैसे जाता है। आई बात समझ में, कृत्रिम गर्भधान कैसे किया जाता है पूरा है। नर पशु का पहले वीर्य लेंगे, 196 डिग्री तरल नाइट्रोजन पर संग्रहण करेंगे, फिर उसको हिमकृत करेंगे, जमाव करेंगे, फिर कृत्रिम विधि के द्वारा यानी कि यंत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, मादा पशु के जननांग में प्रवेश करवाएंगे, उससे कृत्रिम गर्भधान अपना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा कृत्रिम गर्भधान। आई बात समझ में। अब ये जो प्रोसेस थी, ये जो अभी मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, इसको लिखना कैसे है। पहले तो आप काम करो, एक डायग्राम बना दो, ये सेम डायग्राम बनाओ, बिल्कुल ये सेम का सेम डायग्राम बना दो आप। देखो जितना डायग्राम बनाओ ना उतने ही समझ में आएगा। एक प्रखनाली बनाओ, उसके अंदर नर पशु का वीर्य डालो, उसके बाद उसको संग्रह करो 196 तरल नाइट्रोजन पर। हाँ, उसके बाद क्या करो, उसका हिमकृत करो। हिमकृत करने के बाद कृत्रिम विधि के प्रयोग से यंत्र द्वारा एक पिचकारी बना दो यहाँ पर। पिचकारी बनाने के बाद मादा पशु के जननांग में प्रवेश करवाओ और इससे कृत्रिम गर्भधान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कर दो, एक डायग्राम बना दो, ठीक है। हाँ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना। अरे भाई फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से ले लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी थ्योरी लिखो। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, देखो इस विधि में हम अच्छी नस्ल के नर पशु का वीर्य, मैंने क्या बताया, अच्छी नस्ल होनी चाहिए,
नर पशु का क्या लेंगे, वीर्य एकत्रित करते तथा उसको बेल में, उसको लेब में, कहां पर भाई, उसको लेब में परीक्षण करने के बाद, परीक्षण करके 196 डिग्री तरल नाइट्रोजन पर संग्रहण करते हैं। यहां से सवाल आता है संग्रहण कहां पर करते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद में वह हिमकृत, हिमकृत का मतलब जमा हो जाता है, हिमकृत का मतलब जमा हो जाता है। फिर उस वीर्य को एक यंत्र यानी कि पिचकारी के द्वारा, किसके द्वारा, पिचकारी के द्वारा मादा पशु के जन्नांग यानी कि योनि में डाला जाता है और जिससे वह मादा गर्भवती हो जाती है। पूरी प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भधान कहा जाता है। पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम गर्भधान विधि कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया। ओके, चले आगे। तो आगे चलने से पहले देखे नोट लगा के, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कृत्रिम गर्भधान का जो आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि कृत्रिम गर्भधान करने से पहले शुक्राणुओं को सक्रिय करने के लिए, शुक्राणुओं को सक्रिय करने के लिए एक्स्ट्रा को 30 सेकंड के लिए, जो एक पाइप के समान होती है ना, उसको 30 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा को 137 डिग्री तापमान वाले पानी में डालते हैं और इस पानी में डालने से इस प्रक्रिया को थोइंग कहते हैं। अब ये पानी में क्यों डाला जाता है, क्योंकि इसमें जो शुक्राणु हैं वो एकदम सक्रिय हो जाए, वापस क्या हो जाए, जमा होंगे। तो शुक्राणु एक जगह जमे होंगे, जब वो लिक्विड इधर उधर वापस चलने लगेगा तो शुक्राणु भी हलचल होगी, शुक्राणु क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। तो कृत्रिम गर्भधान करने से पहले शुक्राणुओं को सक्रिय करने के लिए एक्स्ट्रा 30 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए 37 डिग्री तापमान वाले पानी में डालते हैं। इस प्रक्रिया को थोइंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, थोइंग, छाप लो इसको। राजस्थान में कृत्रिम गर्भधान के लिए फ्रेंच मिनी एक्स्ट्रा का प्रयोग किया जाता है, जो साइज में थोड़ी छोटी होती है और पतली होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंच मिनी एक्स्ट्रा का प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मानो था कि एग्जाम में छप गया, ये था कि एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ये आपरे एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है ना। थोइंग क्या होती है, सीधा जाएगा, ठीक है ना। शुक्राणुओं को सक्रिय करने के लिए किस में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है। पानी का पूछ सकते हैं तापमान क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। छाप लिया सबने, सबने कर लिया ना, ओके। अब देखो भाई, कृत्रिम गर्भधान विधि के मुख्य चरण, कृत्रिम गर्भधान विधि के मुख्य चरण। तो कृत्रिम गर्भधान विधि के मुख्य चरण कौन कौन से रहने वाले हैं, किन चरणों के अंदर करेंगे। जैसे वीर्य को एकत्रित करना, पहला स्टेप। कृत्रिम गर्भधान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उस परख नली के अंदर सबसे पहले क्या डालो, वीर्य डालो। क्या डालो, वीर्य को एकत्रित करना। आई बात समझ में। फिर उस वीर्य को लेब के अंदर भेजो और लेब के अंदर भेजकर उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है लेब के अंदर। फिर वीर्य का तनुकरण, फिर वीर्य का भंडारण, फिर मादा में वीर्य का प्रवेश। ये सारे का सारा स्टेप भाई अपन काम करेंगे तो ही तो कृत्रिम गर्भधान होगा, तो ही क्या होगा, आपके कृत्रिम गर्भधान होगा। अब सर ऐसे भी सवाल बन सकते क्या, 100% बन सकते। क्या सवाल बने, चलो भाई, ये अच्छी नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना, या मैं लिख दूं अच्छी नस्ल। कैसी नस्ल, अच्छी नस्ल के, लो भाई, अच्छी नस्ल के नर पशु, कौन सा पशु, नर पशु के वीर्य को एकत्रित करना, ठीक है ना। अच्छी नस्ल के नर पशु के वीर्य को क्या करना है, एकत्रित करना है। और जब वीर्य एकत्रित होगा तो उसके बाद उसको लेब में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको हिमकृत किया जाएगा, तो तरल नाइट्रोजन में डाला जाएगा, तब वो हिमकृत होगा। और जब कोई भी गाय भैंस जब ऋतुकाल में आएगी तो उस वीर्य को वापस जब अपन लाते हैं तो उस एक्स्ट्रा होती है, उस एक्स्ट्रा को अपन क्या करते हैं,
37 डिग्री वाले तापमान पानी के अंदर 30 सेकंड के लिए डालते हैं, जिसमें उसके जो शुक्राणु होते हैं वो वापस क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सक्रिय। फिर माता के जननांग में डाल दो तो कृत्रिम गर्भधान हो जाएगा। सवाल क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है कृत्रिम गर्भधान क्रियाविधि में, क्रियाविधि का मुख्य चरण कौन सा नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से है, तो यहां से भी सवाल बन सकता है। टाइम हो गया तो कोई बात नहीं भाई, बचा हुआ जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक का पार्ट 2 है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 है वो अपन किस में कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स बना लेना ढंग से, ठीक है ना। शॉर्ट्स नोट्स आएंगे तब तक फिलहाल इसको बना लो, ठीक है ना। वो तो आ ही जाएंगे, बन रहे तो आ जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप एक बार इसको अच्छे से बना लो। बची हुई जो क्लास है वो अगले पार्ट में हो जाएगी आपकी। ऑनलाइन विद्यार्थियों, आप भी साथ साथ में नोट्स बनाना। अभी इसका पार्ट 2 और आएगा आपके बीच में। अभी तक ये टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंतजार कीजिएगा एक और क्लास का, ठीक है ना। धन्यवाद।